आप सबका स्वागत है एक नए सफ़र क्विक रिवीजन सीरीज में। अच्छा, इस सीरीज में ना हम लोग करने क्या वाले हैं देखना। हम लोग के पास ना एग्जाम से पहले भी 3 मंथ बचा हुआ है। तो इस 3 मंथ में ना एज ए स्टूडेंट जो तुम्हारा प्राइमरी काम होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, रिवीजन। और इसी रिवीजन में हेल्प करने के लिए ये शुरू किया गया क्या, क्विक रिवीजन सीरीज। अब इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसी सेम टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कर रहे होंगे। तो ऐसे करने से देखो क्या हुआ, एक टॉपिक को ना हम लोग 2 टाइम पढ़ लिए। अब जब 2 टाइम पढ़ लिए तो ऑब्वियस है वो टॉपिक पूरी तरह से अपने माइंड में घुस गया। ठीक, तो यही पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, और फिर कंप्लीट हो जाएगा वो टॉपिक अपना। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला लेक्चर है कौन सा, विद्युत धारा। ठीक ना, तो हम लोग आज पहले जो पहला लेक्चर हम लोग उठाए हैं वो क्या है, विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा को ना समझने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए किसका, आवेश का, कि आवेश आखिर होता क्या है। देखना, तो आवेश हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो आवेश का मतलब होता है ना किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो विद्युतीय प्रकृति को दर्शाता है, उसी को बोलते हैं क्या, आवेश। अच्छा, अब आवेश जो है हम लोग को पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक, या तो किसी वस्तु के पास धन आवेश होता है या तो किसी वस्तु के पास ऋण आवेश होता है। जैसे धन आवेश जिसके पास होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। और जो ऋण आवेशित कण होता है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो प्रोटॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है पहले देखना। आवेश जो है ना, आवेश का एसआई मात्रक, यानी आवेश को हम लोग मापते किस में है, तो जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या, कूलम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सी से। तो जहां भी सी दिखे, सी का मतलब क्या है, कूलम, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को। तो देखना, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास कितना आवेश होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास सेम अमाउंट में आवेश होता है लेकिन वो ऋणात्मक होता है, यानी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और आवेश का मतलब पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता हो, उसको बोलते हैं क्या, आवेश। अच्छा, एक ना फैक्ट याद रखना है कि हम आखिर कितने इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला दें ताकि हमको 1 कूलम आवेश मिल जाए। तो आंसर है कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। क्लियर। अच्छा, अब देखना, जैसे हम लोग को पता है कि कोई भी 2 आवेश हो, Q1 Q2, तो 2 आवेश जो है ना वो हमेशा एक दूसरे पे क्या करते हैं, बल लगाते हैं। अब अगर दोनों आवेश समान हुए तो जो बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा, और अगर दोनों असमान हुए यानी एक प्लस एक माइनस, तो जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। क्लियर। अच्छा, अब ये जो बल होता है इस बल का परिणाम होता है क्या, के Q1 इंटू Q2 बट्टे का आर स्क्वायर। और ये दिया था किसने, कुलम्ब ने, इसी को बोलते हैं ना कुलम्ब का नियम, कुलम्ब का नियम, जो कि क्या कहता है कि किसी आवेश पर लगने वाला बल उन आवेश के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेश क्या, इतना समझ में आया। अब देखना, अब विद्युत धारा समझ में आने लगेगा। अच्छा, वैसे फिगर दे रखा है लेकिन अलग से बनाते हैं फिगर। देखना, मान लो अपने पास क्या है, एक एक चालक है। ठीक। अच्छा, अब इस चालक में, जैसे मान लो जो चालक होता है, चालक के पास, चालक बेसिकली बना होता है किसका, धातु का। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु ऐसे तत्व होते हैं जिसके पास क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ कि ना। तो फिर मान लो ये धातु है, अब धातु है तो ऑब्वियस है इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर हम कुछ ऐसा सेटिंग कर देना कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे। अच्छा, अब ऐसा कौन सा सेटिंग कर दे कि प्रवाहित होने लग जाए इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सा तरीका है इसका ना, आवेश, यानी जो धातु है इसके आवेश, दोनों सिरों के बीच आवेश में अंतर कर दो। जैसे देखना, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक पानी का बोतल है जिसमें आधा भरा हुआ है पानी। अगर उसको हाथ पे बैलेंस करके रखो तो फिर पानी बैलेंस रहेगा, ना इधर हिलेगा ना उधर। लेकिन हल्का सा हाथ को टिल्ट कर दो, मोड़ दो, देखना जिस तरफ तुम्हारा हाथ मुड़ेगा ना उस तरफ पानी का क्या हो जाएगा, बहाव होने लगेगा। सेम ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी चालक में ना विद्युत विभव में अंतर कर दें तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। और हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग आवेश बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही आवेश का क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा का बेसिकली परिभाषा भी क्या है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और जब हम आवेश बोल रहे हैं तो आवेश से तात्पर्य हमारा क्या है,
इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होती है या आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है कौन? विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी? आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में। क्लियर? तो विद्युत धारा समझ में आया। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है किसी चालक से, ये समझ में आया। अब देखना, अब अभी बोले कि विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं क्या? विद्युत धारा। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला निकला कि आई बराबर क्यू बटे टी। अच्छा, आई क्या है? तो विद्युत धारा, यानी आई रिप्रेजेंट करता है किसको? विद्युत धारा को। अच्छा, अब बात है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत धारा को किस में मापा जाएगा। देखना, अब क्यू, क्यू मतलब क्या होता है? कूलम्ब, और टी मतलब सेकेंड, यानी जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आ गया ना, कूलम्ब प्रति सेकेंड, और इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? एम्पियर। यानी एम्पियर जो होता है वो बेसिकली क्या है? कूलम्ब प्रति सेकेंड ही, और एम्पियर को डिनोट करते हैं किससे? ए से। अब देखना, अब किसी परिपथ में अगर हमको विद्युत धारा मापना हो तो हम लोग क्या करते हैं? एक यंत्र का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर का बेसिकली काम क्या है? किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापना। इतना दूर क्लियर? अच्छा, अब ना एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ एक एम्पियर क्या है? एक एम्पियर का परिभाषा बताओ। तो देखना, अब एक एम्पियर यानी एक आई चाहिए, तो एक आई चाहिए तो क्यू का मान अगर एक हो जाए और टी का भी मान एक हो जाए तो 1/1 डिवाइड होके कितना? 1 मिल जाएगा। तो एक एम्पियर बोल सकते हैं हम कि अगर किसी चालक तार से एक सेकेंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो तो जो प्रवाहित धारा होता है उसका मान होता है कितना? एक एम्पियर। तो जो विद्युत धारा है ये क्लियर है। विद्युत धारा किसको बोल रहे हैं? विद्युत धारा कैसे किसी चालक से प्रवाहित होती है? विद्युत धारा का समीकरण क्या बनता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है? और फाइनली कि एक एम्पियर क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर? विद्युत धारा क्या है? ठीक। अब देखना, अगला टर्म है क्या? विद्युत विभव। अब विद्युत विभव क्या होता है? देखना, इसको समझते हैं आराम से। मान लो ये एक कोई चार्ज है Q1 और यहाँ ना कहीं अनंत पे कहीं दूर में रखा हुआ है क्या? एक Q2 चार्ज। अच्छा, अभी हम देखें कि किसी चार्ज में ना क्या होता है? शक्ति होता है कि ये अपने आसपास के चार्ज पे क्या करेगा? बल लगाएगा। अच्छा, अब मान लो अगर तुमको Q1 चार्ज को यहाँ से उठा के कहीं यहाँ पे लाना है, अब यहाँ पे लाना है तो ऑब्वियस है Q1 चार्ज जो है इस Q2 चार्ज पे क्या करेगा? बल लगाएगा। अब बल लगाएगा मतलब कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से विद्युत विभव हम किसको बोल रहे हैं? कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है उसी काम को हम लोग बोल देते हैं क्या? विद्युत विभव। अच्छा, विद्युत विभव को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? V से। तो यहाँ से V बराबर हम फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या? कि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क किया गया, कार्य किया गया, उसी को बोलते हैं क्या? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V बराबर बन गया W बटे का Q। अच्छा, अब इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? देखना, W होता है कार्य का जूल और कूलम्ब Q का, तो इसका फॉर्मूला बन गया J बटे C, यानी जूल प्रति कूलम्ब। अब इसी को ना हम लोग बोल देते हैं क्या? वोल्ट, यानी जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट दोनों मात्रक होता है किसका? विद्युत विभव का। अच्छा, अब किसी परिपथ में विद्युत विभव को जैसे विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर द्वारा, ऐसे ही विद्युत विभव को मापते हैं किससे? वोल्ट मीटर द्वारा। क्लियर? अच्छा, फिर ना जैसे अभी देखिए कि एक एम्पियर क्या होता है, ऐसे ही पूछता है बताओ एक वोल्ट क्या होता है। देखना, ये भी सिंपल है। अब तुमको यहाँ वोल्ट एक चाहिए तो तुम्हारा जो काम होगा वो भी एक हो जाएगा और आवेश भी एक हो जाए तो 1/1 1 देगा। तो यहाँ से एक वोल्ट का परिभाषा बोल सकते हैं क्या? कि अगर एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो जो विद्युत विभव की परिणाम होता है वो कहलाता है क्या? एक वोल्ट। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अभी हम लोग समझे आवेश क्या है, फिर विद्युत धारा, फिर विद्युत विभव। क्लियर? अब आगे आते हैं। देखना, अगला है क्या टॉपिक? विभवांतर। अच्छा, विभवांतर क्या होता है? देखना, मान लो कोई दो बिंदु है, Q1 है, Q2 है। अब Q1 और Q2 दोनों का अपना खुद का विभव होगा। मान लो Q1 का विभव VA बोल दिए और इसको VB बोल दिए। तो विभवांतर का मतलब है कि किसी दो बिंदु के विभव के बीच का अंतर, यानी दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर। तो VAB हो जाएगा क्या? VA माइनस का VB। अब चूंकि ये भी विभवांतर ही है, विभवांतर भी एक तरह से विभव ही है, इसलिए इसका भी ऐसा ही मात्रक बन जाएगा क्या? वोल्ट। क्लियर? तो विद्युत विभव किसको बोल रहे थे? अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया गया उसको विद्युत विभव बोल रहे हैं। और दो बिंदुओं के बीच के जो विभव का अंतर होगा उसको बोल रहे हैं क्या? विभवांतर। दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। अच्छा, विद्युत विभव हो या विभवांतर हो दोनों को मापा जाता है किसमें? वोल्ट मीटर में। क्लियर? अब देखना, अब थोड़ा सा ना अंतर देखते हैं किसमें? वोल्ट मीटर और एमीटर में। वोल्ट मीटर और
एमीटर में, ठीक ना। अच्छा, वोल्ट मीटर और एमीटर, अभी देखिए कि वोल्ट मीटर जो होता है ये किसको मापता है, विद्युत विभव को, और जो एमीटर होता है ये मापता है किसको, विद्युत धारा को। तो पहला तो बेसिक अंतर यही हो गया कि ये विद्युत धारा को मापती है एमीटर, और वोल्टमीटर विद्युत विभव को मापती है। अच्छा, अब देखना ये ना विद्युत परिपथ है। अब परिपथ में देखो, इस लाइन में अगर कोई चीज जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और इसके ऊपर ले जाके किसी को जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं समांतर क्रम में। तो देखना साफ दिख रहा है कि जो वोल्ट मीटर होता है ये परिपथ में कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में, और जो एमीटर होता है इसको जोड़ा जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। अच्छा, जो एमीटर का नोटेशन होता है इसको दिखाते हैं किससे, ए से, और वोल्ट मीटर को वी से। तो ये बेसिकली अंतर है किसमें, एमीटर और वोल्ट मीटर में। इसका दोनों का क्लियर है सारा चीज। नेक्स्ट फिर देखना ओम का नियम। अच्छा, ओम का नियम होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास क्या है, एक विद्युत परिपथ है। अच्छा, परिपथ में ये बैटरी लगा हुआ है, ये कुंजी है, बटन है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, श्रेणी क्रम में देखो एमीटर को जोड़े हैं, और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को। अच्छा, फिर अब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा हम लोग बार बार धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और हम वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, विभव को माप रहे हैं, और एमीटर की सहायता से विद्युत धारा को माप रहे हैं। अब इस मापने के क्रम में ना हम एक चीज बार बार नोटिस करते हैं कि जिस अनुपात में वी बढ़ता है, जैसे मान लो एक टेबल बनाते हैं, चलो मान लो वी आई का एक टेबल बनाते हैं, ये है वी, ये है आई। मान लो अपना वी है पहले कितना, एक, ये दो से लेते हैं, चलो दो है, और आई है 1 एम्पियर, ये है 2 वोल्ट। अब हम क्या किए, दो से जैसे ही एम्पियर को, पहले आई को बढ़ा के देखते हैं, आई मेरा पहले 1 एम्पियर था, विभवांतर विभव था 2 वोल्ट। अब हम जैसे ही विद्युत धारा को 2 एम्पियर किए, तो जो विद्युत विभव होता है ना ये अपने आप हो जाता है क्या, 4 एम्पियर, इस 4 वोल्ट। ऐसे ही जैसे ही हम इसको 3 एम्पियर किए, ये बढ़ के हो गया कितना, 8 वोल्ट। जैसे सॉरी इसको 4 करते हैं तब ये 8 हो गया। अब इसको मान लो करते हैं फिर कितना, 8, तो ये हो जाता है 16। तो हर बार ना, अब एग्जैक्टली डाटा यही नहीं रहेगा, लेकिन डाटा बदलेगा, लेकिन कॉमन क्या रहेगा, रेशियो। हर बार रेशियो सेम आएगा, 2 रेशियो, जैसे यहाँ पर अपना आ रहा है क्या, 2:1। ऐसे ही अलग अलग डाटा लेंगे ना तो रेशियो हमेशा वी और आई का हर केस में रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से ओम ने ऑब्जर्व किया क्या, सबसे पहले तो याद रखेंगे ओम ने अपना नियम दिया था 1827 में। और ओम ऑब्जर्व क्या करता है कि किसी परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए ना, तो जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी ओम का नियम क्या कहता है, देखना अगर कोई लिख रहा है तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। ओम का नियम कहता है कि एक नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती होता है किसके, I के। और यहां से फॉर्मूला निकला कि V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, जहां पर अब आर क्या है, देखना आर एक नया चिड़िया है जो आया है। तो आर को ना देखो बेसिकली होता क्या है, कोई भी अगर नियम देता है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह रहता है, समानुपाती का, और इसको ना बराबर से रिप्लेस करने के लिए हमको कोई एक नियतांक लेना पड़ता है। तो ओम का नियतांक, ओम ने नियतांक के रूप में किसको लिया, आर को। तो आर को हम लोग बोलते हैं क्या, ओम का नियतांक। या आगे चल के ओम ने समझाया कि ये ओम का जो नियतांक हम आर ले रहे हैं ना, ये कुछ नहीं, यही है क्या, प्रतिरोध। तो यहाँ जो आर है वो डिनोट कर रहा है किसको, प्रतिरोध को, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ओम का नियतांक। तो ओम का नियम क्लियर है। अच्छा, अब याद रखेंगे जो ये वाला ग्राफ है ना, यहाँ पे जो डाले हैं, ये ग्राफ दिखाता है किसको, ओम के नियम को। तो वैसे अपने खैर बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, लेकिन कल को मान लो ये ग्राफ दे के आ जाए, पूछे बताओ ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, तो ये ग्राफ दर्शा रहा है किसको, ओम के नियम को। अच्छा, अब ये वाला जो लाइन है ना इसको बोलते हैं क्या, कि इस ग्राफ का ढाल है, और ये जो ढाल होता है ये दिखाता है क्या, प्रतिरोध को। यानी याद रखेंगे ओम के नियम का जो ढाल होता है वो डिनोट करता है किसको, प्रतिरोध को। तो यहाँ से हम लोग समझे कि ओम के नियम से क्या निकला, V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, इसको अलग अलग फॉर्म में ना क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, तो ऐसे भी याद रखेंगे। यहाँ से I बराबर क्या बोल सकते हैं, V/R, या फिर R बराबर बोल सकते हैं क्या, V/I। तो ओम के नियम से इतना सारा चीज क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखना अब आगे है प्रतिरोध। देखना अभी देखे ना कि ओम के नियम से, ओम के नियम में पहले जो आर था वो आया था क्या, एज ए ओम के नियम का नियतांक के रूप में। लेकिन आगे चल के हमको समझ में आया कि ये जो आर कुछ नहीं, ये आर क्या है, प्रतिरोध है। अच्छा, प्रतिरोध क्या होता है देखना, अब लेक्चर की स्टार्ट में ही हम लोग देखे थे क्या, कि किसी चालक से जो आवेश होता है, आवेश के प्रवाह के दर को ही बोलते हैं क्या, विद्युत धारा।
अब आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। अब छोटे छोटे कण हैं, तो ऑब्वियस है ये जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाह रहा है ये कण से टकराएगा, और कण से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तो किसी पदार्थ का ऐसा गुण ना जिसके कारण वो अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है, पदार्थ का वही गुण कहलाता है क्या, प्रतिरोध। यानी किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करे, उसको बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, क्लियर। अच्छा, अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, देखना, जो प्रतिरोध है ना इसका ऐसा ही मात्रक होता है क्या, ओम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इस साइन द्वारा। तो ओम क्या है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। देखना, अब जैसे हमको पता है कि सारा जितना भी धातु है, सारा धातु का प्रतिरोध तो सेम नहीं होता है, कोई विद्युत का अच्छा चालक होता है, कोई थोड़ा कम चालक होता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखना, किसी चालक का प्रतिरोध बेसिकली 4 बात पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है क्या, चालक तार की लंबाई पर। देखना, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी जो जो हम लोग क्या करें, देखना, जो जो हम लोग करते हैं, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं, प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है ना उसकी लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तो पहला हो गया। फिर दूसरा है क्या, चालक तार के क्षेत्रफल पे। अच्छा, अब क्षेत्रफल से क्या संबंध है, देखना, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल के। यानी जो जो क्षेत्रफल बढ़ेगा त्यों तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो अपने पास 2 चालक है जिसकी लंबाई सेम है, लेकिन क्षेत्रफल दोनों का क्या रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। ठीक है, अब ये 2 पदार्थ है। अब ऑब्वियस है ये पदार्थ चूंकि छोटा है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो इसमें कण बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो क्लोज जो कण होगा ना हल्का क्या होगा, दूर होगा। तो अब देखना, कण दूर है तो इलेक्ट्रॉन के लिए गति करना, आगे बढ़ना क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो चालक तार का क्षेत्रफल है ना, या चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऐसे ही फिर देखना, किसी चालक का प्रतिरोध जो है ना ताप पर भी निर्भर करता है। कैसे, तो अगर हम किसी चालक तार का ताप बढ़ा दें, देखना उसका जो तापमान होता है ना वो अगर बढ़ाएं तो प्रतिरोध भी होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब रीजन क्या है, देखना अगर समझना चाहो तो। जैसे मान लो अभी बताएं कि पदार्थ के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे कण होंगे, और इस कण के बीच से गति करते हुए निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम चालक का ताप बढ़ा दें तो हमको पता है जो छोटे छोटे कण है इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो ये सारा कण क्या होगा, आपस में बहुत ज्यादा गति करने लगेगा और वो आपस में ही टकराएगा। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब चालक तार का ना तापमान बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटाएं तो प्रतिरोध घटता है। क्लियर। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, लिखा हुआ नहीं, लिख देते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर, यानी किसी चालक तार का ना प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो किस चालक का प्रतिरोध क्या है, समझ में आया, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, अब नेक्स्ट है ना क्या, कि प्रतिरोधों का संयोजन। अच्छा, प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब क्या है, कि प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। जैसे देखना, मान लो ये अपने पास एक क्या है, विद्युत परिपथ है। अब परिपथ में हम चाह रहे हैं क्या, कि मेरे पास मान लो धारा ज्यादा आ रहा है, हम चाह रहे हैं धारा कम आए, या मान लो मेरे पास धारा ज्यादा आ रहा है, हम चाह रहे हैं धारा कम आए। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रतिरोधों को ना, बहुत सारे प्रतिरोधों को अलग अलग तरीके से संयोजित कर सकते हैं ताकि धारा कभी कम कभी ज्यादा प्राप्त हो सके। तो अपने अनुसार ना धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को अलग अलग तरीकों से जोड़ना ही कहलाता है क्या, प्रतिरोधकों का संयोजन। अब देखना, प्रतिरोधकों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। पहला है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी अगर सारे प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़े ना कि उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो, समान हो, लेकिन उनके सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता है, जो विद्युत धारा रहता है वो सबसे समान रूप से प्रवाहित होती है, लेकिन उनके सिरों का बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। अब देखना, जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कि मान लो 3 4 5 तुम जितना भी प्रतिरोधक को जोड़ो तो उन सबका मिला हुआ प्रतिरोध क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में होता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस का R3 एंड सो ऑन, जितना भी जोड़ना है जोड़ लो। यानी सबको क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं श्रेणी क्रम में। अच्छा, एक ना बहुत अच्छा पॉइंट बनता है कि बताओ हम क्या करते हैं, आर प्रतिरोध वाले
n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी R प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को क्या किए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका सिंपल से आंसर हो जाता है कितना, n इंटू का R। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन। देखना इसमें थोड़ा सा चित्र गलत दे रखा है, छोड़ो इसको इधर साइड में बनाते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, कुंजी ऐसे ले गए। देखना अब इसमें क्या करते हैं, तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ो ताकि वो एक दूसरे से क्या हो, समांतर क्रम में हो। देखना यहाँ पर तीन लिए, R1 R2 और R3, और तीनों को जोड़ दिए कैसे, समांतर क्रम में, तो इसी को बोल देंगे क्या, समांतर क्रम संयोजन। मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अच्छा, अब समांतर क्रम संयोजन में होता है क्या, देखना जैसे आप मान लो I धारा प्रवाहित हो रहा था, तो ये I धारा ना आगे चल के तीन भाग में बढ़ जाता है, I1 I2 और I3, लेकिन इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, सेम। यानी समांतर क्रम संयोजन, संयोजन किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन है ताकि उनके सिरों के बीच का विभवांतर तो समान रहे परंतु सभी से होकर अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो। तो इस प्रकार के प्रतिरोधकों को जोड़ना ही कहलाता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे ही जितना जोड़ना है n तक जो भी जोड़ लो। ठीक, फिर देखना इसमें भी ना वही जो पिछला वाला पॉइंट था बहुत अच्छा, क्या कि मान लो मेरे पास क्या है, R प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधक हैं, अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसके लिए याद रखना, इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है क्या, R बटे का n। सिंपल सा है, n टाइम जोड़ के देखो खुद समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा क्या, R बटे का n। ठीक, तो देखना सबसे पहले क्या देखे, आवेश क्या है, आवेश के बाद विद्युत धारा, फिर विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, फिर विद्युत विभवांतर क्या है, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से कॉन्सेप्ट निकला किसका, प्रतिरोध का, और फिर प्रतिरोध को फिर क्या करते हैं, कैसे हम विद्युत धारा कम या ज्यादा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ें, तो इसको बोले हम लोग क्या, प्रतिरोधकों का संयोजन, जो कि या तो श्रेणी क्रम में हो सकता है या तो समांतर क्रम में। तो अभी तक इतना सारा चीज पढ़े हैं, सारा क्लियर ना, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक हो गया, देखना लैग मार रहा है, 1 मिनट वेट करना। देखना अब अगला टॉपिक है क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अच्छा, अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, देखना फिर वही एग्जांपल, एक कंडक्टर लो प्यारा सा, देखना अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। अब हमको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, कण होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन, हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर में अंतर करते हैं, यानी दाब में अंतर करते हैं अगर चालक के सिरों में, तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन गति करने के दौरान ये टकरा रहा है किससे, ये जो कण है इसके, बहुत सारे कण से टकराएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब टकराने से क्या होगा, देखो अपने ना दोनों हाथ को रगड़ो, रगड़ने से देखना क्या उत्पन्न होता है, उष्मा। तो ऐसा ही कुछ तो यहाँ भी होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन एक अन्य तत्व छोटे कणों से टकरा रहा है तो स्वाभाविक है उसके टकराव से क्या उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। तो इसी को हम लोग एक नया टर्म दे दिए क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसके प्रतिरोध के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अच्छा, अब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से समझ में तो आया कि हमको किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो पक्का है कि कण के टकराने से, कण और इलेक्ट्रॉन के टकराने से उष्मा उत्पन्न होगा। तो ये जो उत्पन्न उष्मा होगा ये कितना होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, देखना सबसे पहले तो याद रखेंगे जो उत्पन्न उष्मा होता है ना वो बराबर होता है किसके, I²R/T के। देखना एक बहुत फेमस आदमी है कौन, जूल। तो जूल ने अपना नियम दिया, जूल का नियम क्या बोलता है कि किसी चालक तार से ना उत्पन्न जो उष्मा होती है, उत्पन्न उष्मा, ये तीन चीजों पर निर्भर करती है। पहला कि जो उत्पन्न उष्मा होती है ना ये सीधा समानुपाती होता है उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के। ऐसे ही जो उत्पन्न उष्मा है ये सीधा समानुपाती होता है उस चालक के प्रतिरोध के। तीसरा,
यह जो उत्पन्न ऊष्मा होती है ना, ये सीधा समानुपाती होता है उस समय के जिस समय तक उस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि जो उत्पन्न ऊष्मा होती है ना, ये बराबर होती है किसके, आई स्क्वायर आर टी के। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है समझ में आया कि किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस चालक तार के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसी टर्म को हम लोग नाम दिए क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ये समझ में आया विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अच्छा, अब हम लोग को देखना है क्या, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण। जैसे पहला है क्या, विद्युत बल्ब। ठीक ना, इसको ना चित्र को माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में एक क्वेश्चन भी पूछता है कि विद्युत बल्ब का क्या करें, नामांकित चित्र बनाए। तो हम तो चित्र ले आए, लेकिन आप लोग को थोड़ा समझ लेना अच्छे से। देखना, अब इस बल्ब में ना यहाँ पर रहता है क्या, फिलामेंट। अब अपने बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा नजर बल्ब के फिलामेंट पे जाता है, तो फिलामेंट को पहले समझते हैं। देखना, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, सबसे पहले तो ये बना होता है किसका, टंगस्टन का। अच्छा, अब टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, देखना, जो टंगस्टन है ना, इसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है। यानी टंगस्टन बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, इसको उच्च ताप तक गर्म करते रहना तब भी ये नहीं पिघलेगा। ये जाके पिघलेगा कितना पे, 3400 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही रीजन है कि जो विद्युत बल्ब होता है, इसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी इस फिगर को एक बार अच्छे से नजर दौड़ा लेना। क्लियर। देखना, अब अगला, अब जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित अगला उपकरण है ना, वो है क्या, फ्यूज तार। अच्छा, अब घर में कभी देखना बोर्ड पे पक्का एक तार लगा रहता है, या मीटर के पास देखना एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख जाएगा तुमको, इसको बोलते हैं क्या, विद्युत फ्यूज। अच्छा, अब विद्युत फ्यूज को आखिर हम लोग क्यों लगाते हैं, देखना, सिंपल सा आंसर है। जैसे हमारा जो घरेलू विद्युत होता है ना, घरेलू विद्युत, जो घरेलू विद्युत होता है ये 220 वोल्ट, और इसकी आवृत्ति जो होती है ये होती है 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर किसी कारणवश 220 वोल्ट से ज़्यादा धारा आ जाए ना, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जितना भी यंत्र लगा हुआ है वो सारा प्रभावित हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम लगा के रखते हैं ताकि अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा धारा आ जाए तो क्या हो जाए, किसी तरह कुछ जुगाड़ बैठा के हम चाहेंगे कि विद्युत धारा का जो प्रवाह घर में होने वाला है वो रुक जाए। अब ये जो सिस्टम बैठाते हैं ना, यही सिस्टम का नाम है क्या, फ्यूज। तो फ्यूज बेसिकली क्या करेगा, जैसे ही विद्युत धारा 220 वोल्ट से ज़्यादा आएगी तो फ्यूज गल जाएगा, और फ्यूज के गलते ही घर में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो विद्युत फ्यूज को घरेलू परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है, समझ में आया। अच्छा, अब विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज के विषय में सबसे पहले तो याद रखना है कि इसका गलनांक, इसका पूछता है कि बताओ विद्युत फ्यूज के गुण, 2 गुण लिखो। तो विद्युत फ्यूज का ना सबसे पहले तो याद रखेंगे गलनांक क्या होता है, काफी कम होता है, कम होता है, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो काफी उच्च होता है, प्रतिरोध काफी उच्च होता है। तो फ्यूज के विषय में इतना क्लियर कि इसको क्यों जोड़ा जाता है, इसका गुण क्या है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, फ्यूज आखिर बना किसका होता है। देखना, जो फ्यूज होता है ना, वो बेसिकली बना होता है किसका, तांबा और टीन के मिश्र धातु का। यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है कौन, विद्युत फ्यूज। इतना दूर क्लियर। फिर आगे, आगे देखना, एक और है, एक दो और छोटा छोटा चीज है। जैसे स्त्री, जो स्त्री होता है ये भी आधारित होता है किस पे, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। सेम ऐसे ही एक और चीज है क्या, हीटर, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर। विद्युत हीटर भी क्या होता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर ही आधारित होता है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे विद्युत हीटर से कि विद्युत हीटर जो होता है ना, इसका कुंडली किसका बना होता है, नाइक्रोम का, नाइक्रोम। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव भी क्लियर। अब नेक्स्ट देखना, तो छोटा छोटा टॉपिक बनता है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। देखना, विद्युत ऊर्जा सिंपल सा चीज है। देखना, ऊर्जा बोलते किसको है, तो सिंपल है, कार्य करने के दर को ऊर्जा बोलते हैं। यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा कार्य कर पाता है उतना ही ज्यादा हम बोलते हैं कि उसके पास क्या है, ऊर्जा है। तो जो कार्य करने की दर होती है उसी को बोलते हैं क्या, ऊर्जा। कार्य करने की दर को ऊर्जा बोल रहे हैं। अच्छा, अब ऊर्जा से रिलेटेड याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है। परिभाषा तो पूछता नहीं, इसलिए परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, बस मात्रक याद रखेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा होता है इसका मात्रक होता है क्या, किलो वाट घंटा, या इसी को बोलते हैं क्या, यूनिट, या बीओटी भी बोल लेते हैं। तो चाहे बीओटी बोलो, चाहे यूनिट बोलो, चाहे किलोवाट घंटा बोलो, ये मात्रक होता है किसका, विद्युत ऊर्जा का। अच्छा,
अब जो हमको पता होना चाहिए कि बताओ 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये बराबर होता है किसके, कितने जूल के। अब चूंकि जूल भी क्या है, एक तरह से ऊर्जा का ही मात्रक है, तो किलोवाट घंटा और जूल में क्या रिलेशन है, तो देखो याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा जो है ना ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। क्लियर। अच्छा ऐसे एक दो और छोटा छोटा रिलेशन कि बताओ 1 जूल बराबर होता है कितना कैलोरी। कैलोरी भी जो है ना वो भी मात्रक है किसका, ऊर्जा का है, लेकिन जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक और कैलोरी जो है वो होता है सीजीएस मात्रक, और किलोवाट घंटा जो है ना ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, तो जो 1 जूल है ना ये बराबर होता है किसके, 0.24 कैलोरी के, और जो 1 कैलोरी है ये बराबर होता है 4.18 जूल के। तो ये तीनों रिलेशन पूछता है, इसलिए तीनों को याद रखेंगे। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, तो सिंपल ऊर्जा का मतलब ये होता है कार्य करने की दर को। अब जो विद्युत ऊर्जा है इसको बोल सकते हैं कि जो जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत के खपत होने की दर को हम लोग बोल देते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा। तो परिभाषा में उतना जाना नहीं, बेसिकली जो लिखे हैं ना ये बस याद होना चाहिए अच्छे से। फिर देखना अब लास्ट टर्म में क्या, विद्युत शक्ति। अच्छा विद्युत शक्ति किसको बोल रहे हैं, देखना विद्युत शक्ति मतलब है विद्युत के पास कितना पावर है, ऐसे समझो सिंपल भाषा में कि विद्युत के पास ना काम करने का कितना पावर है, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, विद्युत शक्ति। तो जो विद्युत शक्ति पी होता है ना, कार्य करने के जो समय के साथ कार्य करने की दर होती है उसी को बोल देते हैं क्या, विद्युत शक्ति। तो यहाँ से P बराबर फॉर्मूला क्या बना, W/T। अच्छा अब देखना P का फॉर्मूला बनाते हैं अपन लोग। W क्या होता है देखना, याद करो V इज टू W/Q। तो वहाँ से W बराबर बोल सकते हैं क्या, V इंटू का Q बटे का है T। अच्छा P बराबर V इंटू Q, Q को याद करो Q था I इंटू का T बटे T से T कैंसल। तो यहाँ से हमको पता चला कि P बराबर पहला फॉर्मूला होता है क्या, V इंटू का I। अच्छा अब इसको थोड़ा सा देखना और एक्सप्लोर करते हैं। P बराबर V, अच्छा बताओ ओम के नियम से V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, और इंटू में I है तो ये हो गया क्या I स्क्वायर R। तो यहाँ से P का एक और फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R। क्लियर। अच्छा ऐसे ही देखना एक बार और, P बराबर होता है VI, अभी प्रूव किए। अब V इंटू I को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ओम के नियम से V बटे R। तो यहाँ से P बराबर एक और फॉर्मूला आ गया क्या, V स्क्वायर बटे R। तो देखना जो पावर होता है ना शक्ति, इसका 3 फॉर्मूला है, P बराबर V स्क्वायर बटे R, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R। फाइनली लेक्चर कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।